अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया और इसमें 3 एसएलओस कवर किए। हमने फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना सीखा, इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लिया, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को अप्लाई किया और फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए क्यूबिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था। आज इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ है और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी लास्ट एसएलओ रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे है। क्योंकि पॉलिनोमियल डिवीजन है, डिवीजन में फैक्टर्स का रोल है, तो इसकी एप्लीकेशंस भी जो हैं वो फैक्टर से रिलेटेड है। पहले कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। एसएलओ इज ऑल अबाउट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस टू पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कोडिंग थ्योरी। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स या एडवांस मैथमेटिकल टर्म्स हैं, लेकिन हमने क्योंकि पॉलिनोमियल डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को स्टडी किया है, तो इन टर्म्स को हम उस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली टर्म हम समझते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन को समझाने के लिए ये एक तस्वीर का सहारा मैं लूंगा। आप सारे बच्चे जरा सिर्फ इस तस्वीर को देखें। इन तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि कुछ पॉइंट्स हैं और कुछ लाइंस हैं। कुछ पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं, कुछ पॉइंट्स लाइन से नीचे हैं, कुछ पॉइंट्स लाइन से आगे चले गए हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन का मतलब है कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो कर्व बनेगा वो हमेशा पॉलिनोमियल का बनेगा। लीनियर इक्वेशन सिंगल डिग्री होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन ही कंसीडर करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब पॉलिनोमियल रिग्रेशन है हाउ बेस्ट अ पॉइंट फिट्स इनटू अ पॉलिनोमियल। जिस तरह कल आपने फैक्टर थ्योरम किया, तो उस पॉइंट को, उस वैल्यू को आप अपनी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते थे और अगर जीरो आ जाता था तो आप कहते थे ये इसका फैक्टर है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज सिमिलर टू दैट। देखें जरा प्लीज, स्क्रीन प्लीज। ये रिलेशनशिप मॉडल करने के लिए यूज होता है। जो x है, जो आपकी इनपुट है, जिसको आप वैल्यू लगा रहे हैं, और p ऑफ x, जिसको आप y भी कह सकते हैं, आउटपुट भी कह सकते हैं, जो कल हमने देखा। अब रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम लगाते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये इसके ऊपर है, इसे नीचे है, या इसके ऊपर लाई करता है। ठीक है जी। अगर फैक्टर है, जीरो जीरो है, दोनों तरफ वैल्यू लगाई, जीरो आ गया, वो उसके ऊपर है। ऊपर नहीं है तो फिर वो जीरो के अलावा कुछ और नंबर देगा। वो सेकंड ईयर में हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, ये ऊपर है तो नीचे है, क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन का सिंपल सा थीम है हाउ बेस्ट अ पॉइंट फिट्स इनटू अ कर्व ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री है। सिंगल डिग्री हो तो उसको लीनियर इक्वेशन ही कह देते हैं, विच इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। कहने को तो इसको भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री से ग्रेजुअल जीरो पे आ जाती है। ठीक है, पॉलिनोमियल है बाय डेफिनेशन। लेकिन जस्ट टू हैव अ डिफरेंस इज ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और उसके अलावा हर पॉलिनोमियल जो है वो कर्व है। ठीक है जी। इसलिए ये दो एग्जांपल्स यहां पे एलेबोरेट की हैं। गॉट इट रेहान? ठीक है। रिग्रेशन का मतलब समझ लग गया आपको? वेरी गुड। चलें जी, अगली चीज हमारे पास थी सिग्नल प्रोसेसिंग। स्क्रीन प्लीज। सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है, एक पूरा कोर्स है। ठीक है। जब भी आप कोई सिग्नल प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग में कई चीजें शामिल हैं। उनमें से एक चीज ये भी शामिल है कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स थे। ये जो सिग्नल मैंने ट्रांसमिट किया है,
इसके अंदर 2 तरह के सिग्नल्स थे या 3 तरह के सिग्नल्स थे या 4 तरह के सिग्नल्स थे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो क्या फैक्टर का कंसेप्ट एलैबोरेट नहीं हो रहा कि अ सिग्नल which is further composed of 3 signals, 2 signals और 4 signals। अब इस एंड से मैंने उस एंड पे भेज दिया, उस एंड पे रिसीव कर लिया, इधर से 4 फैक्टर भेजे, उधर से 4 फैक्टर रिसीव कर लिए। या मैंने एक छोटा सिग्नल देखा और मैंने बताना चाहा कि ये सिग्नल क्या इस ग्रेटर सिग्नल का कंपोनेंट है या नहीं, तो मैंने सिंपल रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर दिया। 0 आना चाहिए फैक्टर से जब आप वैल्यू लगाएं, यानी कि उस छोटे सिग्नल की कंपोजिशन या जो भी उसका सिस्टम है वो इस बड़े सिग्नल के साथ डिवीजन के बाद 0 दे। ठीक है जी। थर्ड थिंग, ये इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वही चीजें मैंने जो भी आपके साथ जिक्र किया वही मैंने इधर स्लाइड्स में मेंशन कर दी है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि तस्वीर से ही पढ़ाऊं, लेकिन आगे मैंने टेक्स्ट इसलिए लिखा होता है ताकि जब आप घर में ये फाइल देखें तो आप इस टेक्स्ट को भी देख के अंदाजा लगा लें कि सर ने क्या बोला हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कोडिंग थ्योरी, क्योंकि ये भी हमारे एसएलओ में टर्म मेंशन थी, तो इसको भी समझ लें जरा। ठीक है, फिर इसकी डायग्राम पे भी जाते हैं। अच्छा जी, डायग्राम देख लें जरा। डायग्राम बेसिकली थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन वो मतलब अपना बता रही है। डिफरेंट पॉइंट्स हैं, बॉल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होके एक शेप बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको पोलिनोमियल में देखो तो एक बड़ा पोलिनोमियल जो कई फैक्टर्स या कई जीरोस पे मुश्तमिल होता है, वो यही तो चीज है कि एक बड़े पोलिनोमियल में छोटे छोटे कई फैक्टर्स मिलकर मल्टीप्लाई होकर उसे कंप्लीट करते हैं, और अगर कोई एक फैक्टर भी उस पोलिनोमियल में से मिस कर दो तो वो पोलिनोमियल इनकम्प्लीट है। तो अब ये देखें जरा स्क्रीन प्लीज। ठीक है, polynomials are used in error detection and correction. The factor theorems helps in determining whether a particular polynomial which represents data can be factored correctly. ठीक है जी, ensuring the integrity of data being transmitted। 4 फैक्टर्स थे तो ट्रांसमिट 4 किए, जब मैं रिसीव करूं तब भी मुझे 4 रिसीव होने चाहिए, या मुझे एक एक फैक्टर करके रिसीव हो रहा है और मैं चेक करना चाह रहा हूं ये इस पोलिनोमियल के थे या नहीं थे, मैं क्या यूज करूंगा? मैं फैक्टर थ्योरम यूज करूंगा, सिंथेटिक डिवीजन यूज करूंगा कि ये उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हमारे एसएलओज में मेंशन थी, जो कि मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और डिवीजन के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन की। एल्सवाइज ये इंजीनियरिंग और मैथ के बड़े एडवांस टॉपिक हैं, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में इसको देख रहे हैं तो मैं घुमा फिरा के इसको बार बार फैक्टर की तरफ ही ला रहा हूं, जिससे आपको ये समझ आ जाए। गॉट इट? क्लियर है? क्वेश्चंस जो हैं वो हर तरह के हैं, डिवीजन के रिलेटेड ही, वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जो मैं बार बार कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं वो क्या है। ठीक है जी, लेट्स मूव टू क्वेश्चन स्क्रीन प्लीज। Use synthetic division to show that 3 is a solution of the polynomial 14x cube minus 17x square minus 16x minus 177। थोड़े से बड़े नंबर हैं, थोड़े से बड़े नंबर हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करनी है, कैसे करते थे सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म? राइट द कोफिशिएंट्स। 14 minus 17 minus 16 34। पहले स्टेप में वो कहता है शो डैट 3 इज अ सोल्यूशन, तो मैंने 3 से अगर डिवाइड कर दिया
और रिमाइंडर मेरे पास 0 आ गया, तो फिर काम ठीक है। वो इसका सोल्यूशन है 177 था बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है 14, लेट मी चेक इट अगेन, 14 माइनस 17 माइनस 16 प्लस 177, 14 इंटू 3 कितना हो गया 42, माइनस 17 और 42 कितना हो गया 25, 25 इंटू 3 75, 75 और 16 माइनस किया कितना हो गया 59। ठीक है जी, 3 इंटू 59 कितना हो गया 177। लेट मी चेक इट अगेन, ये प्लस 177 था या माइनस, माइनस था जी। तो माइनस 177 प्लस 177, रिमाइंडर 0 है, हेंस 3 इज अ फैक्टर। x इज इक्वल टू 3 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इसका एक फैक्टर हमने फाइंड कर दिया। अब इसके बी पार्ट पे आ जाइए, कहता है यूज द सोल्यूशन फ्रॉम द पार्ट ए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 8 नंबर के लिए, इसलिए इसके पार्ट्स हैं। यूज द सोल्यूशन फ्रॉम पार्ट ए टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। द नंबर ऑफ एग्स एफ ऑफ एक्स इन अ फीमेल मोथ इज अ फंक्शन ऑफ हर abdominal width x इन मिलीमीटर्स। कहता है एक मोथ है, एक कीड़ा है, जिसके x का फंक्शन उसकी विड्थ x से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो फंक्शन वही है जिसको भी हमने थोड़ा सा सोल्व किया पार्ट ए में। ठीक है जी, अब ये फंक्शन है, विड्थ आपको मेंशन है, आपने क्या करना है, इसके बाकी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है जी, चलें जी आगे चलें, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब मेरे पास आ गया 14x² प्लस 25x प्लस 59 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वोशंट था, मैंने अपने क्वोशंट को क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। गॉट इट, इक्वेशन में लिख दिया, माय बैड। अब मुझे बताइए रेहान, क्या ये फैक्टराइज होता है? क्या ये फैक्टराइज होता है? होता है नहीं होता? हम सिंपल एक अपना टूल यूज करते हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं। मिस्टर लुकमान काइंडली ओपन गूगल क्रोम। अच्छा जी, हम क्या टूल यूज कर रहे हैं, वुल्फ्रैम मैथमेटिका। ठीक है जी, आप भी इसको मिस्टर रेहान जो है वो देखिए। इंस्टेड के अब मैं इसको पूरा सोल्व करूं, मेरे पास आसान सा तरीका है कि मैंने इसको टूल में लगा दिया। 14x² 14x² प्लस 25x प्लस 59 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास कंप्लेक्स, इसको स्क्रीन पे लेकर आइए गूगल क्रोम का। नजर आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स आप सबको? यही इक्वेशन थी जी मेरे पास, 14x² प्लस 25x प्लस 59 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास दो कंप्लेक्स रूट्स आ गए। दो कंप्लेक्स रूट्स आए, x इज इक्वल टू, ओहो वेट अ सेकेंड, क्या थे रूट्स हमारे, -25 पावर 28 माइनस अयोटा 2679
आवर 28। दूसरा रूट हमारा -25 आवर 28 प्लस एयोटा 2679 आवर 28। तो ये जो इसका विड्थ का फंक्शन है वो 3 फैक्टर्स उसके कौन से हैं, एक x इज इक्वल टू 3 और 2 कंप्लेक्स फैक्टर्स जो हैं ये इसको मॉडल कर देते हैं x को इसकी एब्डोमिनल विड्थ के साथ। ठीक है जी, गॉट इट। यही हमें करने को कहा गया था, फैक्टर को वेरीफाई करें और प्रॉब्लम को सोल्व करें, रूट्स निकालें, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, मैंने अपना टाइम सेव करने के लिए प्लगइन यूज किया, टूल यूज किया, उसने मुझे इसका ग्राफ भी बना दिया, लेकिन ग्राफ हमारा कंसर्न नहीं है, कंसर्न हमारा क्या था, रूट्स, सोल्यूशन। गॉट इट। ठीक है रेहान, समझ आया बॉयज? ओके, आगे चलते हैं। स्क्रीन प्लीज। A biologist is studying the population growth of a species modeled by T of x is equal to minus kx minus 12। एक पोलिनोमियल से उसके पॉपुलेशन ग्रोथ को उसने मॉडल किया है जिसमें x इनपुट डालकर आप इसे जज कर सकते हैं। इफ द पॉपुलेशन बिकम्स स्टेबल, neither grows nor declines when x is equal to minus k, find the value of k। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, उसने आपको खुद बता दिया कि एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना कम हो रही है, यानी कि आउटपुट 0 हो गई, और वो वैल्यू क्या है, x की जगह माइनस के। 0 इज इक्वल टू के स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 12, 2k स्क्वेयर माइनस 12, 2k square is equal to 12, a square is equal to 12 divided by 2, a square is equal to 6, a is equal to plus minus under root 6। Got it? ठीक है, तो ये सीधे सीधे सवाल हैं, मॉडल किए हुए हैं, आपको वेरी कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस की तरफ ले जाया नहीं जा रहा, लेकिन ये समझाया जा रहा है कि हाउ अ पोलिनोमियल is modeled with 3 or 2 or how many linear factors depending upon the degree of that polynomial। अच्छा जी, ये इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे आसान सवाल है। ये सवाल की स्टेटमेंट बड़ी मजेदार है और ये ट्रू है, ये इसमें सच लिखा हुआ है। During the 1980s, a controversial economist promoted the idea that tax increases led to a reduction in government revenue। 1980 में एक आदमी ने कहा, माहिर मैशियत ने कहा कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा टैक्स लगाती है गवर्नमेंट के खजाने में उतने कम पैसे जमा होते हैं। इसको उसने कहा सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। इस थ्योरी को उसने नाम दिया सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। एक फंक्शन से उसने अपनी थ्योरी को मॉडल किया, वो फंक्शन था 80x माइनस 80,000 डिवाइडेड बाय x माइनस 110। इस फंक्शन की लिमिट्स जो उसने लगाए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 से लेस देन इक्वल टू 100 थी। साथ ही साथ इसका ग्राफ भी मेंशन है और ग्राफ के साथ इसका फंक्शन भी मेंशन है। ठीक है, गॉट इट। At a tax rate of gas 100%, the government takes all our money and no one has an incentive to work with no income earned, 0 rupees in tax guaranteed। अब वो अपनी थ्योरी उसने जो पेश की उसने उसको मॉडल भी कर लिया, ग्राफ भी बना लिया। तमाम स्टूडेंट्स जरा ग्राफ को गौर करें 100 के ऊपर, कि जब 100% आपने टैक्स बढ़ा दिया तो कलेक्शन आपके कितनी हुई, 0।
ये वो कहना चाह रहा है कि टैक्स बढ़ता जा रहा है तो कलेक्शन कम हो रही है, कर्व नीचे को आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो इसकी थ्योरी होगी। पूछ क्या रहा है हमसे, अब जानना क्या चाहता है, ये तो उसने बता दिया। जानना वो ये चाहता है फाइंड एंड इंटरप्रेट F30। F30 को ढूंढें जी। ये 20 और 40 के दरमियान मिल जाएगा F30। अब F30 का मतलब है कि 30% टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने और 30% सॉरी 30% टैक्स पे गवर्नमेंट को 70% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 30% टैक्स पे 70% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर आप सारे इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ कहता है कि अगर टैक्स की रेशो 30% रखी जाए तो गवर्नमेंट के खजाने में सबसे ज्यादा पैसे जमा होंगे। अगर टैक्स की रेशो 30% रखोगे तो खजाने में पैसे सबसे ज्यादा जमा होंगे। वो ग्राफ से भी आपने देख लिया। ठीक है। अब फंक्शन मेरा क्या था, फंक्शन मेरा था 80x माइनस 8000 डिवाइडेड बाय x माइनस 110। नीचे आ गया -80, ऊपर आ गया 240 माइनस 8000। डू अ क्विक कैलकुलेशन यूजिंग योर कैलकुलेटर। 240 minus 8,000, that is minus 7,760 rupees, sorry don't rupees, तो ये आ गया 97। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है जी 97%, जब आप 30% टैक्स लगाते हो आमदन के ऊपर, कमाई के ऊपर। ठीक है जी। अब कहते हैं री राइट द फंक्शन बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन टू परफॉर्म 80x माइनस 8000 देन यूज दिस न्यू फॉर्म ऑफ द फंक्शन टू फाइंड F30। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे परफॉर्म करते थे आप, 8x माइनस 8000 x माइनस 110 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे, हम इसको लिखना चाहते हैं डिवाइडेंड आवर डिवाइजर फॉर्म में। तो ये होगी कोशेंट प्लस रिमाइंडर आवर डिवाइजर। इसको आप जब लिखते हैं इस फॉर्म में तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7120 डिवाइडेड बाय x माइनस 110। फंक्शन वही है, डिवाइड करके इसको हमने लिख दिया। ये छोटी क्लासेस में भी तो आप इस तरह से लिखते थे। ठीक है जी। अब अगले स्टेप में वो कहता है कि आप इसको दोबारा परफॉर्म करें F30 पे, और F30 पे परफॉर्म करके इसका रिस्पॉन्स चेक करें तो क्या आंसर सेम आता है। जी हाँ, बिल्कुल सेम आता है, क्योंकि ये वही फंक्शन है जो रीमॉडल्ड हुआ है डिवीजन में इस तरह से कि 8 माइनस x120 7120 और x माइनस 1 है। Got it, student? That is it for today. If you have any question, this is the time. ठीक है। तो ये इतना लंबा सवाल लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो अंदर से निकला क्या है, कुछ नहीं निकला। Got it? That is it for today. See you tomorrow with the review exercise. Okay.